ज्यादा समय नहीं हुआ। जब वो चला गया तो जिरी ने धीरे से मुझसे पूछा, स्वामी, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया कि मैं एक असुर हूं और हम सपनों में मिले थे? मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, क्योंकि हमारी कहानी इतनी अनोखी है कि अगर मैं सच बता भी देता तो कोई यकीन नहीं करता। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा स्वामी, कुछ राज सिर्फ हमारे बीच ही अच्छे लगते हैं। बस स्वामी, मुझे कभी छोड़ना मत, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसके माथे को चूमते हुए यकीन दिलाया, कभी नहीं छिरी, कभी नहीं। रात को मैंने जिरी को मोबाइल पर गेम खेलना सिखाया। भाई साहब, उसका दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज निकला। उसने कुछ ही देर में मुझे गेम में बुरी तरह हरा दिया। वो चिढ़ाते हुए बोली, स्वामी, आप तो बड़े नूब, कच्चे खिलाड़ी निकले। मैंने हार मानते हुए विरोध किया। अरे, ये पक्का तुमने कोई हैक या चीटिंग की है? वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, बस थोड़ा सा जादू इस्तेमाल किया, वरना स्वामी को हराना इतना आसान थोड़े ही था। पालने में लेटी छोटी मो हमें देख देख कर जोर जोर से हाथ पांव मार रही थी और हंस रही थी जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो। मैंने झेपते हुए गेम कंट्रोलर नीचे रख दिया और कहा, जाओ, मैं नहीं खेल रहा, तुम तो सरासर ज्यादती कर रही हो। तभी वो करीब आई और शरारत से मुझे चूमते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब स्वामी चाहे तो अपना बदला ले सकते हैं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने फुसफुसाकर कहा, अरे, बच्ची देख रही है। उसने बस एक चुटकी बजाई और कमरे में वही जादुई पर्दा तान दिया। लीजिए, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। जरी, क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल इन्हीं सब कामों के लिए करोगी? अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरी कमर और बदन में इतना दर्द था कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरे कलीग्स मुझे बड़े गौर से देख रहे थे और उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि उनके मन में कुछ बहुत ही तूफानी सवाल चल रहे हैं। सहकर्मियों ने मजे लेते हुए पूछा, क्यों नील, आजकल बड़ी थकान दिख रही है, स्टेमिना कम हो गया है क्या? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एकदम शांत दिखूं और बात घुमाते हुए कहा, अरे यार, वो बच्ची के साथ खेलते खेलते थक जाता हूं। पर मन ही मन मैं सोच रहा था, भाई, ये थकान किसी ऑफिस के ओवर टाइम से भी कहीं ज्यादा है। पर इस थकान में जो सुख है वो कहीं और नहीं। ऑफिस से घर लौटते समय मैं जिरी के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक लेकर आया। मुझे देखते ही वो बच्चों की तरह उछल पड़ी और गले लगकर बोली, शुक्रिया स्वामी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मम्मी पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बताया, आज जिरी ने भी तेरे लिए केक बनाने की कोशिश की थी। 3 बार तो पूरी तरह फेल हुई, पर चौथी बार में आखिरकार कामयाब हो गई। मेरी नजर किचन की तरफ गई, जहां अभी भी कुछ जले हुए केक के निशान बाकी थे। जिरी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों केक बनाने में मेरा जादू भी काम नहीं आया। मेरा दिल भर आया। मैंने उसे करीब खींचकर कहा, कोई बात नहीं पगली, चलो अब हम साथ मिलकर केक बनाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? क्या आप मुझे सिखाएंगे? फिर हम दोनों किचन में घुस गए। केक बनाने के दौरान उसने शरारत में थोड़ा सा मैदा मेरे गाल पर लगा दिया। फिर क्या था, मैंने भी पलटवार किया। देखते ही देखते पूरा किचन सफेद पाउडर से भर गया। तभी मम्मी अंदर आई और हमारी हालत देखकर अपना सिर पकड़ लिया। तुम दोनों तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे हो, अब ये गंदगी कौन साफ करेगा? आखिरकार केक तैयार हो गया। भले ही दिखने में वो किसी बड़े बेकरी जैसा नहीं था, लेकिन स्वाद में बहुत मीठा था। बिल्कुल हमारी जिंदगी के इन दिनों की तरह। सोने से पहले जिरी ने मुझे अपने फोन में कुछ वीडियो दिखाए। उसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पल थे। मेरा छोटी ओमो को खिलाना, जिरी का पहली बार खाना बनाना, हमारा बाजार में घूमना और हमारी ढेर सारी फैमिली सेल्फी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये सब सेव सेव करके रख रही हूँ, ताकि जब मैं असुर लोक वापस जाऊँ, तब इन्हें देख सकूँ। मैं एकदम सन्न रह गया। क्या तुम्हें वापस जाना है? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, कभी-कभी राजकाज के ज़रूरी काम निपटाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी। मैंने राहत की सांस ली। अरे यार, तुमने तो डरा ही दिया था। वो मेरी बाहों में और सिमट गई। क्यों? क्या स्वामी को मेरी याद आएगी? ज़ाहिर है। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। जल्दी वापस आना, मैं और छोटी मो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसने चेहरा ऊपर उठाया और बड़ी मासूमियत से बोली, अगर स्वामी मुझे अभी एक प्यारा-सा किस किस करेंगे, तो मैं और भी जल्दी वापस आ जाऊँगी। मैंने हँसते हुए कहा, बड़ी लालची हो भाई, तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। और फिर मैंने झुककर उसे चूम लिया। उसने भी पूरी शिद्दत के साथ मेरा साथ दिया। ये पल इतने खूबसूरत थे कि ऐसा लगता था मानो वक़्त यहीं ठहर जाए। रात गहरा गई थी और हम एक-दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो गए। चाँदनी अभी भी उतनी ही नरम थी और दिल में बस यही एहसास था कि अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी बाकी है और ये खुशियाँ भी। दिन बीतते गए और अब छोटी अम्मो ने बोलना शुरू कर दिया था। उसका पहला शब्द था, दे दे, पापा। ये सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि मेरी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। मैंने उसे गोद में उठाया और पूरे कमरे में गोल-गोल घुमाया। चिरी को इस बात से थोड़ी जलन झेल-सी होने लगी। वो मुँह फुलाकर बोली, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैंने उसे सिखाने में इतनी मेहनत की और उसने सबसे पहले पापा बोला। मैंने मज़े लेते हुए मुँह को चूमा और कहा, क्योंकि पापा अपनी बिटिया को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? मुँह खिलखिलाकर हँस पड़ी और उसने मेरे पूरे चेहरे पर अपनी लार ड्रूल लगा दी। जिरी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो फिर स्वामी मुझे भी थोड़ा प्यार करें। मैंने हँसते हुए उसके गाल पर एक किस किया और कहा, बड़ी छोटा पैकेट। सी यू तंज़ी, जेलस हो तुम तो? तब जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। संडे के दिन हम मो को चिड़ियाघर, ज़ू लेकर गए।
जब उसने वहां बड़े से हाथी को देखा तो वो डर के मारे मेरे सीने से चिपक गई और तुतलाते हुए बोली, पापा, डल डर। चिरी ने शरारत से हाथी की तरफ अपनी उंगली घुमाई और थोड़ा सा जादू किया। अचानक वो हाथी मजे में नाचने लगा। यह नजारा देखकर मोह का डर गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। आसपास खड़े लोग तो हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह हाथी अचानक डिस्को क्यों करने लगा है। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, अरे ये हाथी तो लगता है समझदार हो गया है, या फिर इस पर कोई साया है। मैंने घबराकर झिरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गया। मैंने फुसफुसाकर डांटा, झिरी, मैंने कहा था ना कि सबके सामने जादू मत किया करो। उसने मासूमियत से अपनी जीभ दांतों तले दबाई और बोली, पर देखिए ना स्वामी, हमारी बेटी कितनी खुश है। वाकई छोटी अम्मो इतनी खुश थी कि पूरे रास्ते वो हाथी की तरह डांस करने की नकल कर रही थी। उसके वो डगमगाते कदम और मासूमियत देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। शाम को जब हम घर पहुंचे तो मम्मी ने ढेर सारे पकवान बना रखे थे। मौका ही कुछ ऐसा था। आज हमारी मोह ने पहली बार अपने पैरों पर चलना सीखा था। भले ही वो सिर्फ 2 कदम चली और फिर गिर गई, पर घर में ऐसा जश्न था जैसे हमारी कोई बड़ी लॉटरी निकल आई हो। पापा ने तो खुशी के मारे अपनी सालों से बचाकर रखी स्पेशल वाइन, महोली महंगी शराब निकाल ली। उन्होंने ऐलान किया, आज मेरी पोती के नाम पर जश्न होगा। जिरी ने पहली बार वो तेज शराब चखी तो उसकी खांसी छूट गई और आंखों में पानी आ गया। मैंने घबराकर उसे पानी दिया। अरे आराम से पियो, ये बहुत तेज है। पर उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका और झूमते हुए बोली, नहीं नहीं, ये तो हमारी दुनिया की शराब से भी ज्यादा कड़क है, मुझे और चाहिए। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह टुल हो गई। रात को उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, स्वामी चलिए ना, एक जाम और हो जाए। स्वामी, बस एक जाम और। मेरे लिए? वो पूरी तरह नशे में झूम रही थी। मैंने बेबसी से उसे संभालते हुए कहा, नहीं बाबा, अब और नहीं, बाकी कल पिएंगे। उसने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। तो फिर स्वामी मुझे एक किस करेंगे? मैंने हंसते हुए उसे चूमा और कहा, चलो अब चुपचाप सो जाओ। वो मेरे सीने से लग गई और सोते सोते धीरे से बुदबुदाई, स्वामी मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, मैं भी जिरी। अगले दिन सुबह उसे जबरदस्त सिर दर्द हो रहा था। मैंने उसके लिए नींबू शहद का काढ़ा, हंगओवर सूप बनाया। एक घूंट पीते ही उसने अपनी नाक से कोड़ ली। छे, ये तो उस शराब से भी ज्यादा कड़वा है, मुझे नहीं पीना। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, पी लो जिरी, इसे पीते ही सिर दर्द छू मंतर हो जाएगा। उसने जबरदस्ती पूरा कप खत्म किया और फिर मुंह पर लग गई। स्वामी के हाथ का दिया हुआ झर भी मुझे मंजूर है। मैं खिलखिला उठा, अरे पगली, कुछ भी क्या बोलती हो। समय पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते छोटी अम्मो का पहला जन्मदिन आ गया। हमने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी। जरी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक ऐसा केक बनाया जो अंदर से चमक रहा था। उसने बताया, ये हमारे लोक की परंपरा है। इस जादुई केक को खाने से बच्चा हमेशा सेहतमंद रहता है और उसकी उम्र लंबी होती है। नन्ही मो को जैसे ही केक के सामने बिठाया, उसने अपने दोनों हाथों से केक को दबोच लिया और बड़े चाव से अपने मुंह में ठूंसने लगी। उसके पूरे चेहरे पर चमकता हुआ केक लगा था और वो, स्वामी इतनी देर क्यों हो गई, खाना 3 बार गर्म कर चुकी हूँ। वह पुरानी सीढ़ियों के पास खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी गोद में नन्ही श्याओ मो मो गहरी नींद में सोई थी। चांद की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी एड़ रही थी तो उसकी आंखों में वह पुरानी महारानी वाली कठोरता नहीं, बल्कि एक साधारण पत्नी की चिंता दिख रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को थाम लिया। कहा था ना कि बाहर इंतजार मत किया करो, रात की हवा ठंडी है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और शरारत से बोली, मैं एक पूरी सल्तनत की मालकिन रहूं, ये मामूली हवा मेरा क्या बिगाड़ देगी। फिक्र तो मुझे आपकी होती है। आप इन चंद सिक्कों के लिए दिन भर उस दफ्तर में खटते हैं। मेरा बस चले तो कल आपके उस खूसट बॉस को एक खरगोश बना दूं, ताकि वह कम से कम गाजर खाकर चुप तो रहे। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसका हाथ पकड़ाकर घर के अंदर ले गया। फिर वही बात, हमारी 3 शर्तों को मत भूलो, कोई जादू नहीं जब तक बहुत जरूरी ना हो। उसने मासूमियत से अपना चेहरा बनाया। याद है, याद है। वैसे माँ जी, सासू माँ आज फिर उस बोलने वाले मफलर को ढूंढ रही थी। कह रही थी कि डर तो लगा था, पर कम से कम मफलर उन्हें पार्टी डीर हॉर्स की गॉसिप तो सुना देता था। क्या मैं कल उनके लिए एक बोलने वाला चाय का कप बना दूं? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे टोकते हुए कहा। कंजूस। उसने धीरे से फुसफुसाया और फिर हंसते हुए मेरे कंधे पर सिर रख दिया। अंदर टेबल पर गर्मा गर्म खाना सजा था। उस साधारण से घर की खुशबू और शांति को देखकर मुझे महसूस हुआ कि भले ही उसकी मैजिक रिंग वाली दुनिया में काले आलीशान महल रहे हो, लेकिन उसे असली सुकून शायद इसी छोटे से घर की सादगी में मिल रहा है। क्या आप कहानी में आगे कुछ नया जोड़ना चाहते हैं? जैसे उसके पुराने महल से कोई उसे वापस बुलाने आ जाए, या फिर उसके जादू की वजह से घर में कोई और मजेदार मुसीबत खड़ी हो जाए, फिर मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। मैंने अपना भरा हुआ पेट देखते हुए मजाक में कहा। जीली जीली ने अपनी जादुई चमक वाली आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, अगर तुम नहीं उठा पाए तो मैं अपनी एक उंगली से तुम्हें हवा में उठा लूंगी। आखिर मैं महारानी हूं, याद है ना? अरे नहीं बाबा, फिर से जादू नहीं। मैंने हार मानते हुए हाथ जोड़ते, मैं कसरत कर लूंगा, पर मुझे हवा में मत लटकाना। पास ही खड्डी छोटी मो, लिटिल मो, ये देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और मेरे पैरों से लिपट गई। पापा गोल मटोल, पापा टेडी बेयर। मेरे माता पिता भी ये नजारा देखकर हंस पड़ते। माँ रसोई से आवाज देते हुए बोली, अरे इसे बोलने दे, बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि कोई भी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए।
तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है जो तेरे नखरे भी सहती है और घर भी संभालती है। रात को जब सब सो गए तो हम दोनों बालकनी में खौडीतियाते थे। चांद की रोशनी में जीली थोड़ी शांत लग रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, जानते हो, उस काले महल में हजारों सेवक थे, हर सुख सुविधा थी, लेकिन वहां कभी ऐसी भूख नहीं लगी जो तुम्हारे घर के इस सादे खाने से मिटती है। वहां डर था, यहाँ अधिकार है। मैं उसे करीब खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें कभी उस पुरानी दुनिया की याद नहीं आती? उसने मेरी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, आती है। जब तुम मुझ पर गुस्सा करते हो, तब मन करता है कि तुम्हें अपनी कैद में ले जाऊं। लेकिन फिर छोटी मोह की आवाज सुनाई देती है और मुझे लगता है कि मेरी असली सल्तनत तो अब यही छोटा सा कमरा है। दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। लोगों का कहना था कि यहाँ के केक और पेस्ट्री खाने के बाद सारा तनाव गायब हो जाता है। मुझे पता था कि यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके उन छोटे छोटे गुप्त मंत्रों का कमाल है जो वह ओवन में ट्रे रखते समय बुदबुदाती थी। एक शाम जब बिड्डॉशिक कम हुई तो मैंने उसे काउंटर पर मुस्कुराते हुए देखा। वह अपनी जादुई उंगलियों से क्रीम को ऐसे सजा रही थी जैसे कोई कलाकृति बना रही हो। थक तो नहीं गई? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसने अपनी आंखों की एक खास चमक के साथ मेरी ओर देखा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है, उस काले महल में लोग मेरे सामने डर से झुकते थे, लेकिन यहाँ जब कोई बच्चा मेरा बनाया हुआ डोनट खाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मम्मी ये तो जन्नत है कहता है, तो मुझे लगता है कि असली ताकत डराने में नहीं, खुशियां बांटने में है। स्वामी, देखिए आज फिर सारा स्टॉक बिक गया। मैं उसे प्यार से चूमते हुए कहता हूँ, मेरी बीवी वाकई कमाल है। जब हमारी छोटी मो 5 साल की हुई, तब जिरी दोबारा मां बनने वाली थी। हम सब बहुत खुश थे कि अब मो को छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। जिरी के लिए यह वक्त थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टियां ले ली ताकि उसका ख्याल रख सकूं। मैंने उससे कहा, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? उसने अपना सिर हिलाया और बोली, स्वामी के बच्चों की मां बनने में कोई कष्ट नहीं, सिर्फ खुशी है। इस बार मैं हर पल उसके साथ था। उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होते देखना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारा दूसरा बच्चा एक लड़का हुआ जिसका नाम हमने नील छोटा लिन श्याओयान रखा। उसके सीने पर आग की लपट जैसा एक निशान था। जिरी ने समझाया कि यह असुर लोक के राजकुमारों की पहचान है। बड़ी बहन मो को अपना छोटा भाई जान से भी प्यारा है। वो सारा दिन उसके पालने के इर्द गिर्द घूमती रहती है और कहती है, मेरा भाई कितना प्यारा है। हम दोनों बस मुस्कुराते हुए उन्हें देखते रहते हैं। इस प्यारे से सफर का अंत भी कितना खूबसूरत और मुकम्मल है। लीजिए भाई, कहानी का आखिरी हिस्सा एकदम दिल को छू लेने वाले अंदाज में उन दोनों भाई बहन को साथ खेलते देख ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पूरी हो गई हो। अब घर में पहले से कहीं ज्यादा रौनक रहती है। मो स्कूल जाने लगी है और छोटा यान अब डगमगाते कदमों से चलना सीख रहा है। झिरी की मिठाइयों की दुकान अब काफी बड़ी हो गई है और ऑफिस में मेरा भी प्रमोशन हो गया है। हर वीकेंड हम सब साथ घूमने निकलते हैं और ढेरों तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये खुशियां किसी मीठे केक की तरह हैं जिससे कभी मन ही नहीं भरता। रात को दोनों बच्चों को सुलाने के बाद झिरी मेरे सीने से लगकर धीरे से बोली, स्वामी, आपका शुक्रिया जो उस दिन आपने मुझे खुद से दूर नहीं किया और मुझे अपनाया। मैंने उसे और कसकर थाम लिया और कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक चली आई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अगले जन्म में भी मैं आपको ढूंढते हुए जरूर आऊंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, वादा रहा। खिड़की के बाहर चांदनी बड़ी नरम और सुकून भरी है। कमरे के अंदर सन्नाटा है, पर दिल खुशियों से भरा हुआ है। मेरी असुर रानी, पत्नी, मेरे 2 प्यारे बच्चे और ये ढेर सारा प्यार, वाकई ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी का सबसे खूब